आया है, ठीक है? और उसका मतलब होता है सू मतलब हार्बर या पोर्ट और नामी मतलब वेव, तो मतलब हार्बर वेव। पर बेटा इसका हार्बर वेव या पोर्ट वेव से ज़्यादा लेना नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत ही ऊँची हाइट की वेव होती हैं। अब ये नहीं खुल रही। 1 मिनट वेट करना बेटा, जस्ट 1 सेकंड। वेट बच्चों। समस्याएँ रहती हैं। ठीक है, इसमें तो ये आ गई। अब ठीक है। ठीक है बच्चों। तो इसमें बेटा कि इसमें बहुत बड़ी ऊँचाई की हाइट की जो है वो तरंग उत्पन्न होती है। तो ये मेनली जो इसका काज होता है बच्चों, वो इसका कारण होता है अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के साथ-साथ बच्चों जो आपका वोल्केनो आता है, उसकी वजह से भी हमारे ओशियन के अंदर सुनामी आ जाती है। और बेटा ये कोई एक सिंगल वेव नहीं होती है। इसके अंदर ए ट्रेन ऑफ वेव, मतलब पहले एक तरंग आ रही है, उसके कुछ मिनट बाद दूसरी आ रही है, ठीक है? तो इस तरीके से इसमें ट्रेन ऑफ वेव जो है वो आपकी आती है। और बहुत ऊँची वेव आ रही हैं, तो बेटा इसका मतलब क्या है कि वो क्या करेगी? जो भी इतनी भई 30-30 मीटर ऊँची जब कोई भी पानी की तरंग आएगी, तो जो भी उसके रास्ते में आएगा बेटा, उसको अपने साथ बहा के ले जाएगी। अब बच्चों, सुनामी के बारे में आपको सही से जानने के लिए कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। वैसे तो मुझे उम्मीद है कि हर एक बच्चे को इतनी चीज़ें पता हैं, पर फिर भी भई हम ये उम्मीद करके चल रहे हैं कि ये एक बार दोबारा से हम बता लेते हैं। जैसे सबसे पहले बेटा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? कोई भी जो वेव है, ठीक है? चाहे वो पानी की वेव है, आवाज़ की वेव है, लाइट की वेव है, कोई भी तरंग है बेटा, उसमें जो एक निश्चित स्थान भई जहाँ पर रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? उसको हम वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है? जैसे कि आप सबको भी स्क्रीन दिख रही होगी मेरे हिसाब से 4th क्लास के बच्चों को छोड़ के, कि हमने ये जहाँ से रिपीट हो रही है कि भई आप एक क्रस्ट या एक ट्रफ की हाइट भी आप ऐसे वेवलेंथ ले सकते हो। जहाँ से आपकी रिपीटेशन शुरू हो रही है उसको हम क्या कहते हैं? वेवलेंथ बच्चों कहते हैं। उसके बाद आती है बेटा वेव हाइट। वेव हाइट जो है वो बच्चों आपकी क्या है, जो आपका ट्रफ और क्रस्ट इन दोनों का जो आपका देखो इस जो जो नीचे का ऐसे गहरा पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसको हम ट्रफ बोलते हैं और जो ये ऊपर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम क्रस्ट बोलते हैं। तो वेव हाइट का मतलब क्या है बेटा? क्रस्ट ट्रफ से लेके और क्रस्ट तक की जो हाइट है उसको हम क्या बोलते हैं? वेव हाइट। और वेव एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा बेटा? सरफेस से जो आप आपको वेव की ऊँचाई दिखाई देगी, वो आपकी क्या होती है? वेव एम्पलीट्यूड। और जनरली आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जो आपकी वेव हाइट है, इसका आधा जो है आपका होता है, ठीक है? अब उसके बाद आती है बेटा एम्पलीट्यूड या फ्रीक्वेंसी। उसके बाद आता है पीरियड या फ्रीक्वेंसी, दोनों एक-दूसरे के अपोज़िट होते हैं ना? तो बच्चों आपकी टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड होता है कि भई एक निश्चित समय अवधि आप मान लेते हो, उसमें से पूरी कितनी वेव जो है वो गुज़र रही है, नंबर ऑफ वेव पासिंग थ्रू। और फ्रीक्वेंसी इसका क्या हो जाता है बच्चों? इसका उल्टा जो है आपका हो जाता है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक चीज़ हैं, जो आई थिंक हर एक बच्चे को पता होना चाहिए पहले। इसके वेव अगर हमें समझना है कि ये इतनी ऊँची कैसे बन जाती हैं, इसके बारे में जानने के लिए एक बार मैं शेयर कर देती हूँ।
एक सेकंड बच्चों, ये 4th क्लास में ना अभी मेरा शेयर नहीं हो पाया है, तो इसीलिए मुझे हल्का-सा ये लग रहा है कि इसमें ही बच्चे आए हैं। ठीक है, तो भई अभी तक तो बेसिक चीज़ हर एक बच्चे ने पढ़ी ही है। वेवलेंथ हर एक बच्चे को पता होगा कि भई जो लेंथ होती है वेव की और वेव हाइट दोनों को मिला के क्रस्ट और ट्रफ को मिला के बेटा, और एम्पलीट्यूड मतलब आप सरफेस से जो ऊँचाई माप रहे हो वो एम्पलीट्यूड होता है बच्चों। और उसके बाद वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी और पीरियड बिल्कुल दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। भई एक टाइम में कितनी आपकी नंबर ऑफ वेव गुज़री उसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका आपकी फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं, या एक वेवलेंथ को गुजरने में एक निश्चित पॉइंट से गुजरने में कितना टाइम लगा उसको हम क्या कह देते हैं, पीरियड कह देते हैं। फिर बच्चों वेलोसिटी, वेव की वेलोसिटी क्या होती है, वेवलेंथ अपॉन पीरियड होती है। ये हर एक बच्चा याद रखेगा कि वेव की जो वेलोसिटी है वो वेवलेंथ अपॉन हम कह रहे हैं पीरियड। और जो हम कह रहे हैं कि हमारी जो बेटा ये आपकी सुनामी की वेव हैं, इनको हम शैलो वाटर वेव भी कहते हैं, क्योंकि जब ये तट पे आती हैं, तो तट पे पानी कैसा है बेटा? उथला पानी है ना, तो तट पे अगर उथला पानी है, तो इसलिए हम इनको कह रहे हैं शैलो वाटर वेव। और उस टाइम पे जो वेलोसिटी है, उसका फ़ॉर्मूला है जी मतलब एक्सेलरेशन, गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है 10 मीटर पर सेकंड इंटू डी। डी मतलब डेप्थ मतलब पानी की गहराई। किसी भी जो वेव है, उसकी वेलोसिटी जो है वो डिपेंड कर रही है बच्चों कि पानी की गहराई जो है वो कितनी है। ठीक है? ये बेसिक। अब देखो समझते हैं हम कि सुनामी की जो है वो वेव जनरेट पानी में कैसे होगी। तो बेटा सुनामी जो जनरेट होती है वो जब जनरेट होगी जब पानी में कोई वर्टिकल मूवमेंट होगी। जब ओशियन के धरातल पर कोई वर्टिकल मूवमेंट हो रही है ना, उस टाइम पर ही आपकी क्या जनरेट होती है बच्चों, उस टाइम पर ही आपकी सुनामी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है? तो सुनामी आपकी जनरेट हुई, आपकी एक तरंग जनरेट हुई बच्चों। और अब वो जो तरंग है वो आपकी किस तरफ बढ़ेगी, वो आपकी शोर की तरफ बढ़ेगी, किनारे की तरफ जो है, कोस्ट की तरफ है, वो आपकी बढ़ेगी। ठीक है? अब जब वो तरंग जनरेट हुई बेटा, तो उस तरंग के अंदर क्या है, कुछ एनर्जी है। पर हम कह रहे हैं कि जब वो तरंग आपके तट पर पहुंच रही है, तो वहां पर कौन सा इफेक्ट नजर आ रहा है आपको, शॉइलिंग ऑफ इफेक्ट मतलब उसका पानी का जो उथलापन है उसका इफेक्ट। इस इफेक्ट में क्या होता है, जो वेव हाइट है, जो तरंग की ऊंचाई है बच्चों, वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अब हम कारण जानते हैं कि तरंग की जो हाइट है वो क्यों बढ़ जाएगी बच्चों। देखो उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है, अब जो बेटा सुनामी की जो तरंग उत्पन्न होती है, वेव उत्पन्न होती है, उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी होती है। ठीक है? जैसे वे कह रहे हैं कि 750 किलोमीटर तक भी जो वेवलेंथ है, वो उसकी जनरेट हो जाती है। ये लाइनें पहले कहीं इन्होंने ज़रूर दे रखी होंगी कि जनरली कितनी होती है। जैसे इन्होंने कहा बेटा कि 500 किलोमीटर तक की भी यूजुअली मेजर्ड है और 750 तक भी हो जाती है। देखो वेवलेंथ में क्या क्या कह रहा है कि जनरल जो हमारी तरंग उत्पन्न होती है महासागर में, जो हम टाइडल वेव की बात करते हैं, ज्वार-भाटा तरंग की बात करते हैं, वो हमारी 100 मीटर तक की होती है। पर जो सुनामी वेव है ना, वो 500 या 500 से ऊपर भी चली जाती है। मतलब वेवलेंथ क्या है बच्चों तरंग की, बहुत ही लंबी है। वेवलेंथ का मतलब समझ रहे हो ना भई, एक क्रस्ट या एक ट्रफ की जो भी आपने लेंथ मेजर की है वो हम वेवलेंथ से बता रहे हैं। तो वेवलेंथ बहुत लंबी है। जब बेटा आपकी सुनामी की तरंग महासागर जहाँ पर आपका वर्टिकल डिस्टरबेंस हुई, पानी की सतह में जब वर्टिकल डिस्टरबेंस हुई और वहाँ पर तरंग जब उत्पन्न हुई, उस टाइम पे बच्चों उसकी वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है। उसकी वेवलेंथ तो बहुत ज़्यादा है, पर एम्पलीट्यूड मतलब उसकी जो हाइट है, वो बहुत ही कम है। ये लाइन सब बच्चों को समझ आ रही है? मैंने ये कहा भई जब आपकी सुनामी की तरंग जनरेट हुई, उस टाइम पे उसकी वेवलेंथ बहुत लंबी है। हम कह रहे हैं कि 500 जो आपकी मीटर है, उतनी लंबी तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं।
पर उसकी एम्पलीट्यूड मतलब उस तरंग की हाइट बहुत ही कम है और वेवलेंथ बहुत ही लंबी है। ये समझने की बात है। इतनी कम है उस टाइम पे उसकी एम्पलीट्यूड बच्चों, उसकी तरंग की हाइट इतनी कम है कि ऊपर अगर कोई शिप चल रही है ना, ठीक है, कोई शिप है, कोई बोट है, उसको फ़ील भी नहीं होगा कि भई नीचे कोई इतनी लंबी तरंग जो है वो जनरेट हो गई है, उसको वो फ़ील भी नहीं होगी। इतनी कम ऊँचाई है उस तरंग की, इतना कम एम्पलीट्यूड है उस तरंग का। अब उसके अंदर उस तरंग के अंदर बच्चों एनर्जी है, ठीक है? अब वो एनर्जी वो कैरी करती हुई आगे बढ़ रही है और उसकी बहुत ज़्यादा स्पीड भी होती है बेटा कि जेट की स्पीड से वो चल रही होती है। जैसे अभी इसमें लिख रखी होगी जब हमने स्पीड की बात की थी कि बेटा जो आपकी सुनामी है उसकी स्पीड उसकी वेलोसिटी कितनी है 950 किलोमीटर पर आवर, इतनी तक भी बच्चों उसकी स्पीड होती है। जनरली 90 किलोमीटर पर आवर है जो आपकी टाइडल वेव चल रही है, आपकी ज्वार भाटा। पर जो सुनामी है उसकी 950 किलोमीटर पर आवर चल रही है। बहुत लंबी वेवलेंथ है और बहुत लंबी वेलोसिटी है। उसके अंदर बहुत एनर्जी है। शुरू में जब जनरेट हुई उसकी हाइट बहुत कम थी। पर जैसे ही वो बच्चों कहाँ पर आ रही है, तट पे आ रही है। अब एनर्जी तो उसमें वही रह रही है। तो देखो तट पे जब आई तो पानी क्या हुआ? कम गहरा हुआ। पानी कम गहरा हुआ, कम गहरा हुआ, हमें पता है वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली बच्चों किस पे डिपेंड कर रही है? पानी की गहराई पे डिपेंड कर रही है। जब पानी की गहराई कम हुई तो वेव की वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। पानी की गहराई कम हुई तो वेव की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, पर उसमें एनर्जी तो सेम ही रहेगी। तो बच्चों वो एनर्जी अब किस चीज़ में चली जाएगी? वो उसके एम्पलीट्यूड में चली जाएगी। ठीक है? मैं कह रही हूँ कि जब वो किनारे पे आई तो उसकी एनर्जी तो उतनी ही रही सेम। हमें पता है बहुत ज़्यादा हाई वेलोसिटी थी उसकी, जब क्या कहते हैं वो जनरेट हुई थी उसकी जो स्पीड चल रही है कि इवन 700 किलोमीटर पर घंटा, इतनी तेज स्पीड से वो चल रही है, मतलब बहुत हाई एनर्जी की तरंग है। पर जब वो तट पे आई क्योंकि पानी की गहराई कम थी, एनर्जी उसमें सेम ही रहनी थी, स्पीड कम हुई तो किस में कन्वर्ट होगी? उसका बेटा एम्पलीट्यूड बढ़ गया, उसकी जो हाइट है, तरंग की जो ऊंचाई है वो बढ़ गई। स्पीड तो कम हुई पर वो एनर्जी किस में चली गई? वो एनर्जी चली गई बच्चों उसके तरंग की ऊंचाई में। इसलिए जो सुनामी आती है उन तरंगों की बच्चों भाई 30 मीटर तक हम कहते हैं कि इतने इतने मीटर तक की ऊंचाई हो सकती है। ठीक है, तो जो ये इफेक्ट है जब वो शुरू में जनरेट हो रही है उस टाइम पे तो आपको तरंग की ऊंचाई इतनी कम है कि हमें पता भी नहीं चल पा रहा कि भाई तरंग जनरेट भी हुई, अगर उसके ऊपर शिप चल रही है हमें पता नहीं चल पा रहा। जब तक वो तट पे आती है तब तक उसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा हो जाती है। तो इस इफेक्ट को हमने शैलोइंग इफेक्ट जो है वो हमने दिया है और वो हर एक बच्चा याद रखेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू है जी इंटू डी, स्क्वायर रूट ऑफ जी इंटू डी। तो उसकी वजह से, और बेटा ऐसा नहीं है कि वेवलेंथ कम नहीं होगी, वेवलेंथ भी कम होगी। भाई कोई बच्चा ये ना समझे कि जैसे हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी कम हुई, ठीक है, एम्पलीट्यूड बढ़ गया, कि वेवलेंथ भी उसकी कहीं ना कहीं डिक्रीज हो रही होती है। पहली लाइन तो हर एक बच्चे को समझ आ गया कि सुनामी जो तरंग होती हैं उनकी हाइट इतनी ऊंची क्यों होती है। ठीक है, अब दूसरा वो कह रहा है बेटा, क्या लाइन कह रहा था सुनामी में? वो कह रहा है कि वेव ऑफ ट्रेन ऑफ वेव है, मतलब तरंग ऐसा नहीं है कि एक ही तरंग टकराएगी आपके तट पे, उसमें बच्चों कई तरंगे जो हैं वो टकराएंगी। उस लाइन को वो कहता है वेव ऑफ ट्रेन। तो देखो इन्होंने कहा कि जनरल जो टाइम होता है एक तरंग से दूसरी तरंग, भाई आपका ज्वार भाटा आया, पहले एक आपकी ओशन की तरंग टकरा रही है, पानी की तरंग टकराई, फिर दूसरी, तो उसमें जो टाइम होता है बेटा, ठीक है, वो जनरली आपका 5 to 30 सेकेंड का होता है। अभी एक एक मान लो कि तरंग टकराई, 30 सेकेंड बाद जो दूसरी तरंग है वो टकराती है। पर सुनामी में बच्चों 10 मिनट से 2 घंटे तक का टाइम होता है आपकी एक तरंग से दूसरी तरंग में। जनरली हम 90 मिनट का मान के चलते हैं। मतलब बच्चों मैं तुम्हें ये बता रही हूं कि तट पे जब एक तरंग टकराई, भाई हम कह रहे हैं कि मान लो 27 मीटर ऊंची एक तरंग तट पे टकरा गई, ठीक है, और उसके पीछे भी तरंगे आ रही हैं, तो वो जो तरंगे आ रही है पहली जो टकराई, ठीक है,
उसके बाद जनरली 90 मिनट का टाइम है कि उसके उसके बाद 90 मिनट बाद दूसरी तरंग टकराएगी। आई बात समझ में? तो ऐसा नहीं है कि सुनामी में एक ही तरंग टकराएगी, क्योंकि जो तरंग है वो जनरेट होती जा रही, क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी है, उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी है। इस बेशक उनकी वेलोसिटी बहुत है, पर वेवलेंथ भी तो बहुत लंबी है, इसलिए बेटा वो पीरियड ले रही है जनरली 90 मिनट तक का। तो 90 मिनट बाद दूसरी, उसके 90 मिनट बाद तीसरी, इस तरीके से बेटा तरंग जो है वो आपकी तट पे टकराती रहेंगी। अब वो कह रहा है बेटा कि पहले आपका क्रस्ट आ रहा है या आपका ट्रफ आ रहा है। आपका जो तट पे हम बात कर रहे हैं कि जब तरंग टकराएगी तो पहले क्रस्ट आई या ट्रफ आई, उसके हिसाब से हमने इसको बच्चों दो कैटेगरी, दो तरीके से डिवाइड कर रखा है, ड्रा डाउन और रन अप। बच्चों, ड्रा डाउन का मतलब क्या होता है? ड्रा डाउन का मतलब होता है जब ट्रफ, ट्रफ मतलब ऐसे जो नीचे गहरा पार्ट है उसको हम ट्रफ बोलते हैं ना, जब वो टकरा रहा है तट पे तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रा डाउन। और इस केस में क्या होगा बेटा? सी लेवल जो है ड्रॉप्ड कंसिडरेबली, मतलब जो हम कहते हैं ना, किसी बच्चे ने ये स्टोरी सुनी हो, मैंने जो तुम्हें कल काम दिया था बेटा, कि एक ब्रिटिश लड़की ने 9-10 साल की लड़की थी और उसने बच्चों कई सारी जानें बचा ली थी। तो वो यही है कि हम ऐसे कहते हैं जब सुनामी आती है तो समुंदर तट पीछे की तरफ हटता है। तो वो पीछे की तरफ कब हटेगा? जब ट्रफ आ रही है, जब ड्रा डाउन सिचुएशन है, उस टाइम पे तुम्हें ज्यादा जमीन दिखाई दे रही है। जनरली जो आपको तट पे इतनी जमीन नहीं दिखाई देती क्योंकि समुद्र पीछे की तरफ हट रहा है, तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? ड्रा डाउन कहते हैं। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है बेटा? दूसरी सिचुएशन है कि क्रस्ट पहले आ रही है, तो क्रस्ट पहले आ रही है तो उस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? रन अप। वो तो भाई सीधी ही क्रस्ट की हाइट ही 27 मीटर है, ठीक है, 30 मीटर जितनी भी है बेटा। तो उस टाइम पे बच्चों आपका क्या रहेगा? उस टाइम पे बच्चों आपका भाई समुंदर आगे की तरफ बढ़ेगा। वो तो बेटा फिर आएगी तो फिर तो कौन ही ये देखेगा कि वो तो आ गई तो 27 मीटर पानी में सबको ही डूब जाना है, ठीक है। तो ड्रा डाउन अगर मतलब ये तो हम कर ही नहीं सकते जो अगर क्रस्ट पहले ही क्रस्ट आ गई, रन अप कंडीशन हो गई, भाई सीधे ही क्रस्ट आ गई, सी लेवल राइज हो रहा है, ठीक है, ये आप कह रहे हो। और ड्रा डाउन आई उस टाइम पे अगर आपको आपको पता है कि समुद्र पीछे की तरफ हटा है, आपने देखा है, तो इसका मतलब सुनामी आने वाली है। और यही एक ब्रिटिश लड़की थी जिसने श्रीलंका के तट पे बच्चों जो 2004 में सुनामी आई उस टाइम पे उसने देखा कि समुद्र पीछे हटा है, और उसने ये चीज अपनी क्लास में पढ़ी थी, उसकी टीचर ने बताई थी, उसने फिर अपने पेरेंट को बताया और फिर होटल वालों को। मतलब कि वहां बिल्कुल प्रैक्टिकल पढ़ाई की जा रही है। कहने का मतलब कि एक 10-12 साल के बच्चे ने भी देख के बताया कि सुनामी आ रही है, और फिर बहुत सारे लोगों की जान जो है वो बच गई थी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपकी ट्रफ पहले आ रही है तो समुद्र पीछे की तरफ हटेगा, आपको ज्यादा जमीन दिखाई देगी, और आप कह सकते हो कि सुनामी जो है वो आ रही है। उसके बाद बेटा भाई हमने ये भी कह दिया कि वे ऑफ ट्रेन है, ये बच्चों को समझ आ गया होगा। भाई ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही तरंग टकराएगी, उसके बाद भी टकराएगी, वो डिपेंड कर रहा है बच्चों कि 5 से 90 मिनट का टाइम ले रखा है, कितनी वेवलेंथ आपकी, कितनी एनर्जी वाली आपकी सुनामी है जो आई है, वो 5 से 90 मिनट का ले लेती है टाइम। तो वो कह रहा है बेटा जरूरी नहीं कि जो पहली तरंग टकराए वही आपकी क्या हो, सबसे ऊंची हाइट की हो, ठीक है। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ जो तरंग होती हैं वो सबसे ऊंची होती हैं। तो दो बातें याद रखने की है प्रैक्टिकल पर्पज में सुनामी के केस में। पहली बात तो ये याद रखने की है बच्चों, ऐसा नहीं है कि एक सिंगल 5 मिनट में ही टकरा जाएगी, नहीं, वो डिपेंड कर रहा है बेटा कि उसका पीरियड कितना है, ठीक है, कि जनरली 90 मिनट तक भी ले लेती है वो। वो डिपेंड करिए कितनी लंबी वेवलेंथ है उसकी। तो इतने मिनट भाई 40 मिनट बाद आ सकती है, 45 मिनट बाद आ सकती है, उसके बाद आपको दोबारा दूसरी तरंग है जो हिट करेगी। अगर आप पहली तरंग में बच गए हो तो ये ना समझे कि भाई हाँ मैं तो बच गया, अब मैं दोबारा ले तट पे चला जाता हूँ देखने के लिए कि क्या कुछ हो गया ना। उस भाई अगर आपको खुद की सेफ्टी चाहिए तो वहां से चले जाइए, कहने का मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में इसका ये मतलब हमें समझना चाहिए।
और ये पीछे हट रहा है तो सब बच्चों को पता ही चल गया। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बेटा, सुनामी भारत में पहले डिजास्टर नहीं मानी जाती थी। 2004 में जब ये आपके हिंद महासागर में सुनामी आई, उसके बाद ही भारत ने सुनामी को डिजास्टर में लिया था बच्चों। ये भी बात है, क्योंकि ये बहुत रेयर है। ये जो डिजास्टर है आपका, ये बहुत रेयर फ्रीक्वेंट, मतलब जो इसकी फ्रीक्वेंसी है बहुत ही रेयर होती है। जरूरी नहीं कि अ, आप समझ ही गए, जब इंडिया ने पहले इसको मान ही नहीं रखा था तो इसका मतलब क्या, कि हुई ही नहीं थी कभी, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तो इसलिए बच्चों उसको मानना ही नहीं था। बहुत रेयर होती है। अब उसके बाद बेटा आते हैं हम काज पे, कि काज और सुनामी क्या क्या है। तो काज और सुनामी बच्चों कौन कौन से हो सकते हैं। एक तो, और एक बच्चे को ये बात याद रखनी कि वर्टिकल मूवमेंट होनी चाहिए, ओरिजेंटल मूवमेंट होगी बेशक आपका अर्थक्वेक आ रहा है, इन्होंने कहीं ना कहीं जब तुम पढ़ोगे इसमें एग्जाम्पल लिख रखा है कि उस केस में अर्थक्वेक आया भी, जो फाल्ट तुम पढ़ोगे कल परसों जो मैं तुम्हें अर्थक्वेक में पढ़ाऊंगी, कि वो फाल्ट जिसमें ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट होगी, वो फाल्ट बच्चों नहीं आपका सुनामी करेगा। जिस फाल्ट में बेटा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी, वही फाल्ट आपका क्या कर सकता है, वही फाल्ट ही आपका सुनामी जो है जनरेट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला काज जो है बच्चों वो आपका क्या है, अर्थक्वेक है। तो अर्थक्वेक जो है वो भाई डिपेंड करेगा कितनी मैग्नीट्यूड का है वो आपका अर्थक्वेक आया है। कि जनरली ये कहा जाता है 6.5 से ज्यादा अगर आपका अर्थक्वेक आ रहा है तो वो आपका क्या कर देगा बेटा, सुनामी कर देगा। और उसके बाद बेटा वोल्केनिक इरप्शन, की वोल्केनिक इरप्शन जहां भी वोल्केनो आएगा, मैग्मा रिलीज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चा टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट चल रही है, और वो जो लावा निकलेगा वो अगेन डिस्प्लेसमेंट अगर उसने कर दी वर्टिकल, तो क्या हो जाएगा आपका सुनामी जो है आ जाएगी। उसके बाद बेटा लैंडस्लाइड, अगर ओशियन के सरफेस पे लैंडस्लाइड आ जाए, ठीक है, तो लैंडस्लाइड आ जाए तो भी आपका क्या हो जाएगा, तो भी बच्चों आपके उसमें ओशन में ये सुनामी जो है आ जाएगी। उसके बाद अंडर वाटर एक्सप्लोजन, भाई 1940-50 में जैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि यहाँ पर यूएसए ने की मार्शल आइलैंड में, और वहां पर सुनामी हुई। और पर ये बात हमें समझने की बेटा, जितनी इंटेंसिटी की वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही ज्यादा हाई जो है आपकी सुनामी की वेव जो है वो जनरेट होगी। मीटियोराइट इम्पैक्ट अभी तो हुआ नहीं, पर बहुत साल पहले आई थी आपकी, ये आई थी मीटियोराइट गिरा था गल्फ, ये मैक्सिको के कोस्ट पे, और वहां पर बच्चों जो है सुनामी फिर उसकी वजह से आई थी, ये माना गया। ये आज भी वहां पर ऐसे दिखाई दे रही हैं उसके। अगला है बच्चों इफेक्ट ऑफ सुनामी। अब भाई इफेक्ट ऑफ सुनामी तो हम सोच ही सकते हैं, अब इतनी ऊंची कोई तरंग आ रही है तो वो क्या करेगी बच्चों, उसके रास्ते में जो कुछ भी आएगा उसको बहा के ले जाएगी। उस चीज को बिल्कुल, अगर किसी बच्चे ने, पता नहीं तुम पैदा हुए थे या नहीं हुए थे 2004 में, ठीक है, तो उस टाइम पे आई थिंक बेटा 2 लाख के करीब जो है लोगों की डेथ हो गई थी। और अगर किसी बच्चे को थोड़ा बहुत अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई खबर पड़ी हो तो देखो 2011 में जापान में आई थी सुनामी, और उसने वहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट जो था वो ध्वस्त कर दिया था। मतलब कि रेडिएशन जो फैल गई पूरे एरिया में, उस चीज से रिलेटेड चीजें। तो समझ सकते हो ना भाई, इतनी ऊंची जब तरंगे पानी की आ रही है तो उसके जो कुछ भी उसके रास्ते में आएगा, चाहे वो बिल्डिंग है बेटा, ह्यूमन बीइंग है, वो सब क्या हो जाएंगे, वो सब बच्चों बह जाएंगे। और नुकसान होगा, जो भी बंदरगाह पोर्ट जो कुछ भी इंसान ने बनाया है बेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारा आपका क्या हो जाएगा, खत्म जो है हो जाएगा। अब बात आती है इफेक्ट, तो आई थिंक हर एक बच्चा लिख ही देगा कि हम सुनामी से कैसे मिटिगेशन, मतलब उसको हो, उससे कैसे मिटिगेशन का वैसे लिटरल मीनिंग होता है बेटा होने से रोकना, वो रिस्क मिटिगेशन हम बात कह सकते हैं। रिस्क मिटिगेशन मतलब जो उससे खतरा है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं, ये हम लाइन कह सकते हैं। ठीक है बच्चों।
तो ये कह रहा है कि भाई 2004 में जब भारत में सुनामी आई, तो उसके बाद भारत ने बच्चों इंटरनेशनल जो सुनामी वार्निंग सिस्टम है उसको ज्वाइन करने के लिए सोचा। और अब तुम थोड़ा सा बताओ, अगर किसी बच्चे ने थोड़ी ज्योग्राफी या ऐसा कुछ पढ़ा है, तो भाई प्रशांत महासागर में हर एक बच्चे को पता होगा ना, रिंग ऑफ फायर है बच्चों। वहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक, जैसे जापान है प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पर है, प्रशांत जापान जो है, ठीक है। तो वहां पर रिंग ऑफ फायर है, मतलब वहां पर वल्कनो आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। तो बेटा जहां पर वर्थ अर्थक्वेक आता होगा, वल्कनो आता होगा, वहीं पर क्या आती होंगी, सुनामी आती होंगी। ये बात तो आई थिंक हर एक बच्चे को इतनी समझ आई गई होगी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी जैसे कि 2004 के बाद ही सुनामी को मॉनिटरिंग करने का सिस्टम शुरू हुआ है, नहीं, पहले भी था, पर भारत नहीं करता था, ठीक है। ये लाइन ये कह रही है कि पहले भी था, जापान जो, भाई जो प्रशांत महासागर का पश्चिमी तट है, जो भी उस पे जो आइलैंड या जो भी कंट्री है, वो तो पहले भी वार्निंग सूचना देते थे बेटा अपनी अपने देश के लोगों को। पर भारत ने जो ज्वाइन किया, भारत ने 2004 के बाद ज्वाइन किया है। और 2007 में बच्चों भारत ने अपना सेंटर बनाया, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। कई सारे डिपार्टमेंट को मिला के भाई इसमें इंटीग्रेशन से काम कर रहे हैं, स्पेस का भी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेटा, ठीक है, इन सब ने मिलके बनाया। और रियल टाइम इन्होंने क्या किया बेटा, रियल टाइम नेटवर्क ऑफ सेस्मिक स्टेशन, मतलब कि जो हिंद महासागर ही लग रहा है भारत को, तो ठीक है, कि हिंद महासागर में उन्होंने ऐसे प्रेशर सिस्टम रख रखे हैं, उनको सुनामी बोइज बोलते हैं, BUYOS ऐसे करके आता है, बोइज, बोइज ऐसा प्रोनाउंसिएशन चलता है उसका, कि भारत ने ऐसे 7 अलग अलग लोकेशन पे कर रखे हैं बच्चों, ठीक है। कि वहां पर सरफेस में कुछ चेंज आता है, तो वो आपको सैटेलाइट के थ्रू सिग्नल से भेजा जाता है। और बच्चों फिर भारत का जो ये हैदराबाद में है सुनामी के लिए रिसर्च का जो स्टेशन है, वो 10 से 20 मिनट के अंदर बच्चों पूरे उस एरिया में, जो भी पहले ही अब तो लोकलाइज, मतलब अब तो आइडेंटिफाई कर रखी है कि इन एरिया में सुनामी आ सकती है, तो 10 से 20 मिनट के अंदर बेटा इंफॉर्मेशन जो है उस एरिया में पहुंच जाती है। मैं तुम्हें ये बताना चाह रही हूँ कि उन्होंने ऐसे, अगर तुम कोई भी बच्चा ऐसे लिखेगा ना सुनामी बॉयज करके, तो तुम्हें दिख जाएगा फोटो भी उन्होंने कर रखा है ओशियन के अंदर। और फिर बच्चों वो इंफॉर्मेशन देते सैटेलाइट से पहुंच जाती है भाई हैदराबाद के सेंटर में। तो भारत में देखो कौन कौन से एरिया हैं, क्या कहते हैं, सुनामी प्रोन, उड़ीसा का पुरी में, आंध्र प्रदेश में, ये ऐसे ऐसे लिखे हुए हैं, तुम पढ़ लेना बच्चों, ठीक है, अंडमान निकोबार में। फिर अब कह रहा है बेटा, ठीक है, कि हम कैसे सुनामी की उसको सीवियरिटी को, जो उससे खतरा पैदा हो रहा है, जो वो उससे नुकसान हो रहा है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। अब ये इसकी बात कर रहा है। सबसे पहले बेटा हजार्ड असेसमेंट। हजार्ड असेसमेंट का क्या मतलब होता है बेटा, हजार्ड असेसमेंट का मतलब होता है कि वो क्षेत्र जहां हमें पता है कि इस क्षेत्र में सुनामी आ सकती है, तो आ सकती है, तो उसमें कितना नुकसान हमें हो जाएगा, उस चीज को हम असेस करना, ठीक है। मतलब एक अनुमान लगाना, एक अंदाजा लगाना, उस चीज को हम हजार्ड असेसमेंट करते हैं। तो अगर मान लो हमें पता है कि XYZ क्षेत्र सुनामी प्रोन है और इनमें इतना नुकसान हो सकता है, तो उस क्षेत्र में डेफिनेटली आप बिल्डिंग नहीं बनाओगे, जो कुछ भी चीजें रहेंगी, जो भी मैनेजमेंट का, वो हम आगे देख ही लेंगे। तो सबसे पहले हैजार्ड असेसमेंट की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं बेटा पब्लिक अवेयरनेस की। पब्लिक अवेयरनेस भाई बहुत जरूरी है, लोगों को बताना कि भाई ये सुनामी की वार्निंग साइन है, या आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा, जो जो इस लोकेशन में रह रहे हैं इस तरीके से, या आ गई तो आपको क्या करना है, हाई एलिवेशन के क्षेत्र में जाना है, एलिवेटेड शेल्टर मतलब ऊंचाई के जगह पे वो कैंप बना देना रहने के लिए। शेल्टर का मतलब समझते हो ना, एक बच्चा रहने के लिए जो होते हैं। तो पब्लिक अवेयरनेस इस चीज को वो कह रहा है। या जैसे कि उस बच्चे की मैं बात बता रही हूँ कि भाई एक आम आदमी को इन सब चीजों के बारे में इन्फॉर्म करना कि ऐसे पीछे हट रहा है तो सुनामी आ सकती है। फिर कह रहा है बेटा प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम, कि जो मैंग्रोव और कोरल रीफ है बच्चों, वो क्या कर देते हैं, सुनामी अगर एक बहुत ज्यादा हाई एनर्जी की सुनामी नहीं है, तो उस केस में बच्चों वो
तटीय क्षेत्र में बचाव ही कर रहे होते हैं, क्योंकि तुम्हें पता है पेड़ों से जब आपकी वेव टकराएगी तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी एनर्जी कम हो जाएगी ना तट की। तो हम मैंग्रोव से जो सुंदरवन, मैंग्रोव तो सुंदरवन ही होता है, तो उन पेड़ों से और आपके जो कोरल रीफ होते हैं उनसे बेटा ये नेचुरल तरीका है कि हम सुनामी का जो खतरा जो होगा, उससे जो हमें नुकसान होगा उसको हम कम कर सकते हैं। फिर है बेटा प्रॉपर बिल्डिंग कोड। भाई अगर हमें सुनामी प्रोन एरिया का पता चल ही गया है तो बिल्डिंग कोड का मतलब बेटा कि इस टाइप की सुनामी रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाइए, या बनाना ही नहीं है उस जैसे नो बिल्ड जोन इन हाई रिस्क एरिया की। ये तो हाई रिस्क एरिया है तो इसमें तो आपको कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी ही नहीं है। ठीक है, सेटबैक लाइन का मतलब बेटा कि ये आपने लाइन ड्रा कर दी, इससे आगे कोई बिल्डिंग नहीं बनेगी, इस चीज को कह रहा है। फिर बेटा यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। भाई यूज ऑफ टेक्नोलॉजी तो यही है कि आपका वार्निंग सिस्टम हमें अच्छे से पता हो। हालांकि अब तो भारत को पता ही है, जब से भारत ने ये सुनामी का सेंटर स्थापित किया हैदराबाद में, तो बेटा सैटेलाइट से हमें जो मिलते हैं उसके बाद वो लोगों के ऐप पे चला जाए, भी लोगों को ऐप इंस्टॉल करवाया जाए और उस पर लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। तो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब यही कि जल्दी से जल्दी लोग उस एरिया को क्या करें, खाली करें। मतलब आप सुनामी का मिटिगेशन है जो रिस्क मिटिगेशन, वो सभी चीजों को मिला के लिख के आओगे कि लोगों की अवेयरनेस भी, टेक्नोलॉजी का भी यूज बेटा। और अगर आप नेचुरल तरीके की बात करोगे तो वो फिर आपका क्या होगा नेचुरल तरीका, कि भाई आप रीफ और मैंग्रोव्स के जो प्लांट हैं, सुंदरवन जो है उसके फॉरेस्ट लगा दोगे तो वो कहीं ना कहीं तरंगों को बेटा रोकेंगे। इस चीज की वो बात कर रहा है। अब एक लाइन इन्होंने आखिर आखिर में लिख रखी है, क्या लाइन है देखो, नेवर गो डाउन द बीच टू वॉच फॉर ए सुनामी। कभी भी मतलब कि तट पे नहीं जाना, बीच पे ऐसे नहीं जाना सुनामी के देखने के लिए। व्हेन यू कैन सी द वेव यू आर टू क्लोज टू एस्केप। भाई जब हम पढ़ ही रहे हैं कि सुनामी की जो वेलोसिटी है वो इतने प्रति घंटा, हम जैसे कह रहे हैं कि 750 भी हो सकती है, ठीक है, तो बच्चों कोई इंसान उससे कोई भाग सकता है क्या, उतनी तेज भाग सकता है क्या, कोई नहीं भाग सकता। देखो इन्होंने स्पीड जो है उन्होंने बताई है कि सुनामी की 950 किलोमीटर पर आवर तक की जेट, एक जो जेट एयरप्लेन होता है उतनी तक की भी स्पीड हो सकती है बच्चों। तो क्या कोई इंसान उसको भाई मैं देखने के लिए जाऊं ये कह के, हाँ सुनामी देखने के लिए चली जाती हूँ और इतनी जब स्पीड से आ रही है तो थोड़ी ना मैं उससे भाई भाग के उस चीज से पार पा पाऊंगी, बिल्कुल भी नहीं। तो यही कह रहा है कि सुनामी देखने के लिए कभी तट पर मत जाइए, फिर तो आप क्या कर रहे हो, अपनी लाइफ को बेटा रिस्क में डाल रहे हो। तो सुनामी में बच्चे दो ही चीज याद रखेंगे, और तो तुम शायद अगर ऐसा पढ़ लोगे तो खुद बना भी सकते हो। पहला तो ये कोई भी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो होगी, कल जैसे हम फाल्ट पढ़ेंगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी बेटा फाल्ट दो टाइप के, ओरिजेंटल डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं या वर्टिकल कर रहे हैं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट जो है वही वही ही काज बच्चों आपका सुनामी जनरेट करेगा। सुनामी जो है शैलोइंग इफेक्ट हो रही है, उसमें वो फार्मूला याद रखेगा, v इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ g इंटू डी। तो क्योंकि वेवलेंथ बहुत लंबी होती है इसलिए एनर्जी का लॉस नहीं होता है जब तरंग प्रोपोगेट कर रही है। पानी में जब तरंग चल रही है क्योंकि उनकी वेवलेंथ बहुत लंबी है इसलिए एनर्जी का लॉस बहुत मिनिमम करती है, एनर्जी उनमें मेंटेन रहती है। बहुत ज्यादा एनर्जी थी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा थी, पर जैसे तट पे आई उस टाइम पे पानी की डेप्थ कम हो गई, गहराई कम होगी, इसलिए तरंग की वेलोसिटी कम हो जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, एम्पलीट्यूड में, मतलब कि तरंग की हाइट में कन्वर्ट होगी। इसलिए हमें इतनी ऊंची हाइट की तरंग दिखाई दे रही है, एक सिंगल तरंग नहीं दिखाई दे रही है, वेव ऑफ ट्रेन है। मतलब कई तरंगे आएंगी तो ऐसा ना समझिए एक तरंग से ही आपका एक तरंग आई तो मैं सेफ हूँ, बच गया, ना ना ना, अब तट पे दोबारा नहीं जाना, अगली तरंग आ सकती है डिपेंडिंग ऑन द की वेवलेंथ कितनी लंबी थी, उसका टाइम पीरियड कितना ले रहा है। भाई लंबी वेवलेंथ होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा ही होगा, ये तो आप समझ ही सकते हो। अब अगला जो तुम्हारा टॉपिक है बेटा सेस्मिक एक्टिविटी है, बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे तो, अगर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आता है तो बहुत लंबा भी बन जाएगा। सेस्मिक एक्टिविटी का क्या मतलब होता है बेटा, सेस्मिक एक्टिविटी का मतलब वो प्रोसेस है बच्चों, वो
कोई भी एक्टिविटी चाहे वो नेचुरल है या मैन मेड है जिससे अर्थ के इंटीरियर की एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, सेस्मिक एक्टिविटी। और सेस्मिक वर्ड वैसे बच्चों अर्थक्वेक से जुड़ा होता है, ठीक है। तो जो सेस्मिक एक्टिविटी है वो नेचुरल कारणों से, भाई अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, लैंडस्लाइड, इससे हो सकती है। अर्थ के इंटीरियर से रिलीज होना एनर्जी को, उसको हम सेस्मिक एक्टिविटी बोल रहे हैं। या बेटा इंसानी कारण, इंसानी कारण हर एक बच्चे को पता है कि आपने बहुत बड़ा डैम बना दिया, या बच्चों इंसान की वजह से कोई लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, या जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट किया ओशन में और छोटे स्केल की सुनामी जनरेट हुई, तो वो सभी बच्चों किस में आ रही है, सेस्मिक एक्टिविटी में। तो लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर तो सब कुछ ही लिखना है इसमें। अर्थ के वोल्केनो वैसे मुझे लगता नहीं आज तक कभी आया है, हालांकि मैंने इतने रेगुलर अब चेक भी नहीं किए हैं डिजास्टर वाले पेपर। फिर अगला आता है बेटा ग्राउंड मोशन। क्या है ग्राउंड मोशन? है मूवमेंट ऑफ अर्थ सरफेस, ठीक है, फ्रॉम अर्थक्वेक या एक्सप्लोजन। किसी भी कारण से अर्थ के सरफेस की जो मूवमेंट है, चाहे वो वर्टिकल मूवमेंट अर्थ के सरफेस की या वो ओरिजोनटल मूवमेंट है, उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको ग्राउंड मोशन जो है बोलते हैं, ठीक है। और अब ये जो फॉल्ट वगैरह हैं, ये मतलब अर्थक्वेक बच्चों में तुम्हें कल से समझाऊंगी, क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, हमारे 2 दिन तो लग ही जाएंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही। अब किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन दिमाग में आता हो तो पूछ सकता है, और पूछ सकता है बेटा। और एक बार मैं तुम्हें नोट्स का लिंक डाल दूं, क्योंकि एक बच्चा ये कह रहा है ना कि मैडम मेरे को नहीं मिला। अब बेटा कल जिस बच्चे ने पूछा था हिंद महासागर का पश्चिमी तट, उसको क्लियर हो गया होगा। आजकल तो चैट जीपीटी है तो आसानी से हो जाता है, ठीक है। हम हुआ भाई, है वो बच्चा जो कल आया था, कोई किसी बच्चे ने मेरे को कहा था कि ईस्ट कोस्ट, जैसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल और उड़ीसा, इधर साइक्लोन हिट कर रहे होते हैं। है कोई बच्चा? नहीं, कोई नहीं। चलो बेटा नहीं है तो व्हाट्सएप में ओपन नहीं हो रहा, एक्सक्यूज मी मैम। पूछ रहा है। हाँ तो बेटा हुआ आपका वो क्लियर, वो चीज जो कल आप मेरे से पूछ रहे थे, जैसे ये आपका जो महासागर जो हम देखते हैं भाई, उसके सेंटर में खड़े हो जाओ, नॉर्थ की तरफ मुंह कर लो, ऐसा कुछ होता है। मतलब अगर हम हिंद महासागर का पूर्वी तट हम कहेंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ है, पश्चिमी तट हम भारत का ये कहेंगे, ठीक है। ऐसे मान के चलते हैं ना। अगर तुमने थोड़ा बहुत अगर बेटा ज्योग्राफी का या ऐसा कुछ तुमने मेहनत की हो देखने की, तो तुम आगे ऐसे बात कर सकते हैं। वैसे ये बात है बेटा कि भारत का जो पश्चिमी तट है, भारत का वेस्टर्न घाट समझ रहे हो ना, भारत का पश्चिमी तट तो जहां पर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है। अगर मैं बिल्कुल ही बात करूं तो वो तो हिंद महासागर का तो और भी पश्चिमी इलाका हो गया वो तो, ठीक है। 1% अगर बच्चे ने मेहनत की है तो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ बच्चों। पर वो फिर ईस्ट कोस्ट में, भारत के ईस्ट कोस्ट में इसलिए ज्यादा आ जाते हैं ना, क्योंकि ब्रह्मपुत्रा नदी और गंगा नदी दोनों ही अपना पानी उस तट पे लेके आती हैं। तो वो पानी बेटा कहीं ना कहीं गर्म होता है। एक तो ये कारण भी बहुत बार दे देते हैं, हालांकि ऐसा कोई तुम्हें लिटरेचर में मिलेगा नहीं ये लाइन कहीं भी कि भाई वो तुम खुद से ही किसी से क्वेश्चन करो तो कोई टीचर तुम्हारी इस का आंसर दे सकता है इस क्वेश्चन का। वरना जनरल ये लिखा जाता है, मतलब जनरल रूल ये लिखा जाता है कि महासागरों के पश्चिमी तट पे साइक्लोन आते हैं, ये जनरल है, ठीक है बेटा। जो भी बच्चा क्वेश्चन था उसको मेरी लाइन समझ आ रही है, पर वो ठीक कह रहा है कि भारत का पश्चिमी घाट तो और भी पश्चिमी तट हुआ ना हिंद महासागर का। तो इस लाइन में कि भाई भारत के पूर्वी तट पे इसलिए ज्यादा कि वहां पर एक तो मानसून जो खाड़ी का क्षेत्र है उसकी भूगोलिक टाइप ऐसी बन जाती है, दूसरा वो नदियां आ रही हैं। और वैसे हम जनरली क्या कहेंगे कि पश्चिमी तट पे ही क्या आते हैं आपके साइक्लोन आते हैं। और पश्चिमी तट कैसे देखते हैं? महासागर के सेंटर में खड़े हो जाओ, महासागर के सेंटर में खड़े होके और नॉर्थ की तरफ मुंह कर लो। तो ऐसे अगर तुम अगर देखोगे तो कल मैं कह रही थी लेफ्ट हैंड हमेशा क्या होता है, लेफ्ट हैंड बेटा वेस्ट होता है और राइट हैंड ईस्ट होता है। तो इन महासागर के अगर मैं सेंटर में खड़ी हो जाऊं, ठीक है, तो ईस्ट का तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ आ जाएगा ना। बच्चे ने ये कहा था कल मेरे को क्वेश्चन में कि वो ये कह रहा था कि मैडम ईस्ट कोस्ट बन जाएगा,
इसका तो हिंद महासागर का तो ये ईस्ट तट बन जाएगा, वो ये कहना चाह रहा था। ये बात थी ना बच्चे, यही कहना चाह रहे थे ना आप कि हिंद महासागर का तो वो पूर्वी तट हो जाएगा। तो मैंने ये कहा था बेटा हम भारत के तट की बात नहीं कर रहे हैं, हम हिंद महासागर के तट की बात कर रहे हैं। हिंद महासागर का जो पूर्वी तट है वो ऑस्ट्रेलिया को बॉर्डर करेगा, और जो हिंद महासागर का पश्चिमी तट है वो हम कहते हैं कि वो भारत को बॉर्डर करता है। पर बच्चा इस सेंस में क्वेश्चन ठीक कर रहा है कि भारत का पश्चिमी घाट तो और भी ज्यादा पश्चिमी इलाका हो गया हिंद महासागर का, तो इसके हिसाब से तो वहां ज्यादा आने चाहिए थे। मेरे हिसाब से क्वेश्चन उसका ये था। ठीक है, अब पता नहीं उसको मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है। आ गई बेटा, जिसने भी क्वेश्चन पूछा था आई है भाई उसको मेरी बात समझ में बच्चों? हाँ जी मैम, आ गई है। बेटा ठीक है। और आजकल तो जैसे कि बच्चों थोड़ा सा चैट जीपीटी में, हालांकि मैं इतना तो नहीं कह सकते कि चैट जीपीटी हमेशा ही ठीक आंसर करेगा, पर फिर भी कई सारी चीजों का हमें एक आइडिया तो जैसे हो ही जाएगा कि हम कैसे क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। और ज्योग्राफी में अब मैं तुम्हें खुद कह रही थी कि पैसिफिक, जैसे कि मुझे खुद लगता था कि पैसिफिक का जो जापान है वो प्रशांत महासागर के पूर्वी तट पे, हमेशा मैं ये सोचती थी, क्योंकि प्रशांत महासागर का वो हिस्सा तो भाई इसमें आ रहा है ना, ईस्टर्न, अर्थ के ईस्टर्न पार्ट में आ रहा है। तो फिर हमने जब मैंने थोड़ा डिटेल में देखा पढ़ के लिटरेचर, तो उसमें ये पता चला कि उसको क्या मानते हैं, पश्चिमी तट। ये बात हर एक बच्चा याद कर लेगा, क्योंकि आज भी मैं कह रही हूँ प्रशांत महासागर के पश्चिमी तट पे जापान स्थित है। लिंक फॉर नोट्स, अब सेकंड सेकंड क्लास में मैंने लिंक डाल दिया बेटा नोट्स का। ठीक है, और कल से हम अर्थक्वेक करेंगे, तो कल से हम अर्थक्वेक करेंगे। आज बेटा किसी को अब और कोई क्वेश्चन पूछना हो किसी भी चीज से रिलेटेड तो आप मेरे को बताइए, हमको कुछ एक्चुअली समझना हो तो। असाइनमेंट्स का पूछना था। असाइनमेंट का बेटा मैंने मैसेज किया था, सर थे नहीं, और मैडम ने फोन उठाया था, मतलब कि तो फिर और टीचर्स ने क्या बताया, और टीचर्स ने बच्चों, मैं कल बताती हूँ मतलब, और तो मैं तुम्हें यही कह सकती हूँ। और टीचर्स ने तुम्हें खुद दिए हैं या उन्होंने क्या कहा बेटा कि क्लासरूम ऐप पे डलेगा, ऐसा क्या कहा है उन्होंने? लिंक फॉर नोट्स मैम बताओ, कुछ समझ नहीं और आया, टीचर ने क्या कंफ्यूजन कहा है। तुम्हें? मैं कह रही हूँ और टीचर ने तुम्हें टॉपिक बताए हैं या उन्होंने कहा है कि तुम्हारे ऐप पे ही पता चल जाएगा तुम्हारा? मैडम जैसे व्हाट्सएप में डाल भी दी और बोल भी रहे हैं कि उस पे क्लासरूम ऐप पे पता चल जाएगा। अच्छा अच्छा, क्लासरूम ऐप पे पता चल जाएगा ये कह रहे हैं। चलो, मैं आज तो मेरी सर से बात नहीं हो पाई, तो कल मैं बात करूंगी। आज सर जैसे बाहर गए हुए थे कहीं, तो बोले कि मैडम मैं अभी तो नहीं बात कर पाऊंगा। दोबारा मैंने फिर सर से बात नहीं की बच्चों, ये सोच के कि खुद ही कर लेंगे। ठीक है, तो मैम बेटा कल से ये हम थर्ड यूनिट पढ़ेंगे। एक्सक्यूज हाँ मी मैम, ये भी हाँ, पूछ पूछो लेना कि बोलो। हाँ असाइनमेंट बोलो कब सबमिट करने हैं, कौन लास्ट डेट कौन सी है? ठीक है, मैं पूछ लूंगी क्या कहते हैं ये चीज भी, मैडम आपने कि असाइनमेंट के टॉपिक तो कब। दिए नहीं अभी। यही तो बात कर रहे हैं बेटा कि आज जैसे कि मैं तो दे दूंगी अपनी तरफ से टॉपिक, मुझे तो ज्यादा ये नहीं है तुम। और एक बार मैं सर से बात करना चाह रही थी भाई, जैसे कि जरूरी नहीं सारे बच्चे क्लास अटेंड करते हो बेटा, ये तो तुम्हारा वो रहता होगा मैम ना कि लास्ट 2 ईयर से तुम्हें प्रोसीजर करनी है ये था कि या क्लासरूम, हेलो, क्लासरूम ऐप पे ही जा रहा था तुम्हारा टॉपिक। हाँ यस मैम, कोई टीचर खुद से नहीं दे रहे थे, क्लासरूम अब ऐप पे अपने आप लिंक आ जा रहा था और वो आ जा रहे थे असाइनमेंट्स, अच्छा टाइम लिमिट आ जाती। अच्छा, इस बार ही कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट हो ओके रही है। बेटा, तो फिर क्या कह, ठीक है बेटा, मैं कल तुम्हें ना सर से बात करके और फिर मैं तुम लोगों को इस चीज का आंसर देती हूँ, क्योंकि मैंने ना डिस्टेंस में, मैं तुम्हारी पहली बार ही ले रही हूँ क्लासेस। मैं यूजी की तो ली है मैंने, पर पीजी की तो मैं जैसे ये पहली बार ही मैंने पीजी के लिए पढ़ाया, तो मुझे भी इतना आइडिया नहीं। यूजी में तो हम दे देते थे बच्चों को, तो भाई पीजी वाले कैसे क्या करते हैं तो मैं सर से कंफर्म करके तभी बताऊंगी बच्चों। ठीक है, और भाई ये नोट्स अपने पढ़ लेना। तो जैसे कि बहुत मुश्किल है ये तुम्हारा है पेपर, अगर तुमने समझ लिया ना टॉपिक को, भाई सुनामी में क्या ही चीज है बताओ, साइक्लोन में क्या ही है, बस एक बढ़ने की प्रोसेस हर एक बच्चे को समझ आनी चाहिए।
कि ट्रॉपिकल एरिया में क्यों बन रहे हैं। तो जिसको ये समझ आ गया बेटा वो लिख तो देगा ही साइक्लोन क्या होता है, अगर उसने ये समझ लिया तो लिख तो देगा ही क्या इफेक्ट कर रहा है। तो मुझे ये रहता है कि तुमने अगर जो समझ आ ही गया है तो फोन में ही होते हैं नोट्स भी, 5 मिनट दे दो रीडिंग का, आसानी रह जाएगी पेपर के टाइम पे। ठीक है बच्चों, अगर किसी को बेटा कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, वरना अब हम कल मिलते हैं। ठीक है, कल मैं अर्थक्वेक करवाऊंगी। ओके मैम। ओके मैम। सुनामी, ओके मैम। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, सुनामी की एक प्रैक्टिकल नॉलेज तो लेके गए हो ना उस लड़की की तरह, कि अगर ट्रफ आ रही है तो पहले ट्रफ आ रही है तो तुम्हें क्या दिखेगा, समुंदर पीछे की तरफ हट रहा है। ये भाई एक प्रैक्टिकल नॉलेज लेके जाना है एक बच्चे को उस लड़की की तरह। ठीक है, ओके मैडम। और हालांकि बेटा सुनामी बहुत ही रेयर वो होती है, मतलब अपने यहाँ तो बहुत रेयर में ही है। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं 7 से 8। ठीक है, तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके बच्चों, बाय मैम, गुड नाइट मैम। नहीं मैम। गुड नाइट बच्चों, गुड नाइट मैडम। गुड